दोस्तों स्वागत है एरो ऑप्टिक्स की जबरदस्त क्लास में। और आज आप सीखने वाले हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो कैसे करेंगे डेरिवेशन? सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे, इमेज बनाने के बाद हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, डेरिवेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, बढ़िया। तो बेटा ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल इस सरफेस को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम बेटा ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लाइट रे चलाएंगे, स्टार्ट कराएंगे। अच्छा, पहली लाइट रे को हम पोल से पास करा रहे हैं, तो जो भी लाइट रे पोल से पास होती है विदाउट डेविएशन सीधा निकल जाती है, तो ये तो निकल गई सीधा, ठीक है। सेकेंड लाइट रे को बेटा हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे आर पॉइंट से। मान लो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो रेयर से डेंस मीडियम में जा रहे हैं। हाँ, ये जो लाइट रे है आपकी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बढ़िया। अच्छा, सेकेंड लाइट रे तो कुछ ऐसे निकल गई, फर्स्ट वाली ऐसे जा रही है, ठीक है। तो एक जा रही है सीधा और एक जा रही है ऐसे। तो क्या इनका फ्यूचर में कभी मीटिंग पॉसिबल है? नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बच्चा इस लाइट रे को थोड़ा एक्सटेंड करो पीछे। हमने थोड़ा एक्सटेंड किया, तो जैसे ही एक्सटेंड किया फर्स्ट को सेकेंड लाइट रे आई पॉइंट पे कट करती है। जहां पे दो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कट करें वहीं पे इमेज बनेगा। बट यहाँ पे जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि हमने पीछे एक्सटेंड किया डॉट डॉट से। तो रियल में तो कट नहीं कर रही, हम कट करवा रहे हैं ना पीछे एक्सटेंड करके। तो यहाँ पे इमेज कैसा हो गया? ये इमेज हो गया आपका वर्चुअल इमेज। तो बेटा ये रहा इमेज फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे? अब हम इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन का रेशियो लें, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, बढ़िया। अच्छा, अब आई और आर को थोड़ा समझ लेते हैं। बेटा ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, बढ़िया। अच्छा, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे आर से लिखते हैं। ये हो गया आर। अच्छा, अब एक बात देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। ये और आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर, तो ये हो गया आर, ठीक है। अब डेरिवेशन के लिए हमें कुछ एंगल कंसीडर करने हैं। बेटा मान लो ये वाला एंगल है आपका अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है आपका गामा। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है मेन एक्सिस पे, जिसको हमने नाम दिया है आर एस। तो आर एस जो है ये आपका परपेंडिकुलर है मेन एक्सिस पे, बढ़िया। अब क्या करना है? अब स्नेल्स लॉ लगाओ, डेरिवेशन हो जाएगा। तो बच्चा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि भैया साइन आई अपॉन साइन आर will be equal to n2 upon n1। अच्छा, यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो बेटा जब भी एंगल्स की वैल्यू बहुत छोटी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमूव कर सकते हैं। मतलब tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, sin i को हम i लिख सकते हैं। तो यहां से भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटा देंगे। तो फिर क्या लिखा जा सकता है? हम इसे लिख सकते हैं बेटा i अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा i इंटू n1 इज इक्वल टू r इंटू n2। अब क्या करेंगे? अब i और r की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, डेरिवेशन हो जाएगा। तो i की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये रहा आपका i। अगर इसको ऑब्जर्व करें बेटा, तो i की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा ROC। किसकी बात कर रहे हैं हम? ROC। तो बेटा ROC कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये रहा ROC, ठीक है। ये हो गया R, ये हो गया O, ये हो गया C। ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल है गामा, ये वाला एंगल है अल्फा और ये वाला एंगल है I। अच्छा, आपको पता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। कौन से इंटीरियर एंगल? पास वाला छोड़ना है, इन दोनों का सम कर देना है। इसका मतलब बेटा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं i प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। यहां से i की वैल्यू निकलेगी, यहां से i की वैल्यू निकल आई गामा माइनस अल्फा, बढ़िया। ऐसे ही अब हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा अगर r को ऑब्जर्व करें तो r ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल,
इस छोटू ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो यहां से आर की वैल्यू निकालो तो आएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमें आई मिल गया, आर मिल गया, दोनों की वैल्यू उठा के हम रख देते हैं। तो बेटा यहां पे रख दिया जाए, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा इंटू n1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा इंटू n2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब क्या करेंगे, अब गामा को एक तरफ लेके आओ और बीटा वाले को एक तरफ, तो बीटा इधर आएगा बीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n2 बीटा माइनस n1 अल्फा पहले से, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा n2 गामा माइनस n1 गामा। बेटा दोनों में गामा है कॉमन, तो गामा कॉमन, ये बन गया n2 माइनस n1। यहां पे बात करें बच्चा तो यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब बस आपको क्या करना है, बीटा अल्फा और गामा की वैल्यू मालूम करनी है, इसमें पुट कर देना है, तो फाइनली आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो बेटा अब हम बीटा अल्फा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा अल्फा और गामा के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें आर ओ एस की, किसकी बात करें, आर ओ एस की, तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, आर एस, कितना है आर एस। मान लो ये जो आर एस है इसकी वैल्यू बेटा एच है, ठीक है, आर एस डिवाइड बेस क्या है, बेस है एस ओ, ठीक है। अच्छा ये जो एस पॉइंट है बेटा ये पोल के बहुत पास होता है, क्यों पास होता है, क्योंकि ये अपर्चर बहुत छोटा है, तो ये जो एस है ये बहुत क्लोज होता है पी के, तो जहां भी हम एस लिखेंगे हम एस को रिप्लेस करेंगे पी से, बढ़िया, मतलब इसको लिखा जा सकता है एच अपॉन एस ओ को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एस को रिप्लेस करके पी, तो ये बन जाएगा पी ओ, ठीक है। अब P से O की बात करें बेटा तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है पोल, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं U, और बेटा जब भी आपको डिस्टेंस लेनी हो तो आप हमेशा पोल से डिस्टेंस लेते हैं, तो आपको कहां से चलना है, हमेशा पोल से। तो पोल से जब ऑब्जेक्ट आएंगे तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन लाइट रे का डायरेक्शन ऐसा है, तो जब लाइट रे का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन आएगा, इसका मतलब बच्चा लिखा जा सकता है h अपॉन माइनस का u। अच्छा आपको पता है एंगल्स छोटे हैं तो tan अल्फा से हम tan हटा सकते हैं, मतलब यही वैल्यू इक्वल है किसके, अल्फा के, बढ़िया। ऐसे ही बात करेंगे बेटा हम tan बीटा की, तो tan बीटा लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो वही है आर एस। अच्छा बेस की बात करें, बीटा की बात कर रहे हैं तो एस आई हो जाएगा, एस आई, आर एस की वैल्यू एच है। अच्छा एस को हम लिख सकते हैं पी, तो ये बन जाएगा पी आई, बढ़िया। अब पी आई क्या है बेटा, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, तो पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम लिखते हैं v, और आपको पता है आपको पोल से इधर आना पड़ेगा इमेज के लिए, तो आपके डायरेक्शन लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये भी आएगा माइनस, इट मींस इट विल बिकम माइनस एच अपॉन वी, और आपको पता है हम tan बीटा को लिख सकते हैं बीटा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा हमारा गामा, तो tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, tan गामा इज इक्वल टू tan गामा, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे अब हम, छोटू ट्रायंगल, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा परपेंडिकुलर है आर एस और बेस है आपका एस सी, आर एस की वैल्यू एच है और एस को हम पी पे मान लेंगे क्योंकि बहुत क्लोज है, तो बन जाएगा पी सी, बढ़िया। अच्छा P से C की बात करें तो बेटा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, फिर आपको पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आना है, तो आप इधर आएंगे, लाइट रे इधर जा रही है तो माइनस लेंगे। अच्छा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, हम R बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R, रेडियस, तो बेटा ये बन जाएगा H अपॉन माइनस का R, और आपको पता है इससे हम tan हटा सकते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा गामा, बहुत बढ़िया। अब हमें अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, इनकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, बस आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो बेटा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे n2 बीटा,
N2। बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है बच्चा h अपॉन v माइनस के साथ, h अपॉन माइनस का v माइनस का n1। अल्फा कितना है बच्चा? अल्फा है आपका h अपॉन माइनस का u इंटू h अपॉन माइनस का u इज इक्वल टू गामा। गामा है आपका h अपॉन माइनस का r, h अपॉन माइनस का r, अब ब्रैकेट में n2 माइनस n2 माइनस n1। बहुत बढ़िया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h सब में कॉमन है तो h कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये बनेगा माइनस का n2 अपॉन v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और ये माइनस r भी है तो माइनस के साथ r। ठीक है, हम पूरी इक्वेशन को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम n2 अपॉन v। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा n1 अपॉन u। इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस n2 माइनस n1 अपॉन r। तो बेटा ये प्रूफ हो गया है। इसको कैसे करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू होता है n। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसी को भी इमेज फॉर्मेशन में डाउट हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाउट हो या फिर किधर रिफ्रैक्ट हो रही है, क्यों हो रही है, तो लास्ट क्लास देख लें। 20 मिनट की क्लास में सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे n1 से, n2 अपॉन n1 भी, इसको भी करना पड़ेगा, n1 अपॉन n1 u पहले से, इसको भी करना पड़ेगा, तो r को बाहर निकालो, ऐसे ऐसे लिख लो। इसको लिखा जा सकता है n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1। बच्चा आप लोगों को पता है n2 अपॉन n1 इसकी वैल्यू होती है n के, तो जहां भी n2 अपॉन n1 दिखे वहां पे हम लिख सकते हैं n अपॉन v माइनस n1 से n1 कट जाएगा तो बच्चा आएगा 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 n बन जाएगा, तो 1 अपॉन r n माइनस 1। तो ये रहा आपका फॉर्मूला।